हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जून 17। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे हम लोग। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी जो है संवेदनशील है। देखिए, कुल मिलाकर अभी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जो है गर्मी का सितम चल रहा है। ठीक है, तो लू का डेफिनेशन को देख लीजिएगा। लू जो है गर्म हवाओं को कहा जाता है और इसका प्रभाव जो है आपको नॉर्थ इंडिया वाले इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, लू का नाम भी याद रख लीजिएगा, जैसे कि आपका काल बैसाखी हो गया, चरनोजम हो गया, ठीक है, मैंगो सावर हो गया। ये तमाम जो है ना, ये सब शब्दावलियों को देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये है प्रधान ने मानी नीट पे गड़बड़ी। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ था और जो एनटीए करवाया था, नेशनल टेस्ट एजेंसी करवाया था, अब उसके जो कार्य प्रणाली उस पर प्रश्न उठने लगे। क्वेश्चन पेपर जो है बुक की तरह जो है मार्केट में पहले से अवेलेबल, ठीक है, बहुत पैसे दे दे के खरीदी जा रहे हैं, ऐसा जो यहाँ पे कमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है एनटीए जो है एग्जाम में धांधली हुई है, गड़बड़ियां हुई है, इसको इन्होंने भी माना है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होता है। फिर देख लिया यहाँ पे भारत यूक्रेन संबंधी शांति सम्मेलन, यहाँ से क्वेश्चन आने वाली पूरी संभावना है। आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया और यूपी पीसीएससी हो गया, उसमें ये जो है पूछने की संभावना है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो शांति सम्मेलन जो बैठक हुआ है स्विट्जरलैंड में हुआ है ना, तो स्विट्जरलैंड के किस क्षेत्र में हुआ है? तो बर्गेन स्टॉक, याद रखिएगा ये वाला नाम, बर्गेन स्टॉक जो है वहां पे जगह का नाम है, वहां पे ये हुआ है। और भारत ने यूक्रेन और रशिया के बीच में जो शांति सम्मेलन है उससे अपने आप को अलग कर लिया है, किसी भी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर नहीं किया। लेकिन भारत जो है यूक्रेन का जो संकट है उसको लेकर बहुत कंसर्न है, उसको कैसे कम किया जाए उस पर भी भारत और यूक्रेन मिलकर बातचीत चल रहा है। ठीक है, तो ये था प्रीलिम फैक्ट में, याद रखिएगा बर्गेन स्टॉक। अब जो है स्विट्जरलैंड याद सबको होगा, लेकिन किस इलाके में हो रहा है उसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो है एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं। आपको बता दें G7 जो हुआ है, G7 जो मीटिंग हुआ है कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है ना, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। इसमें कनाडा है, अमेरिका है, जापान है, रशिया नहीं है, याद रखेंगे रशिया बिल्कुल नहीं है। पहले हुआ करता था, उसको G8 बोलते थे, लेकिन रशिया को अलग कर दिया गया 2014 में। क्यों? उसने क्रीमिया को जो है अपने क्षेत्राधिकार में कर लिया, क्रीमिया जो कि यूक्रेन का हिस्सा था, तो इस कारण से जो इसको बाहर कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल से लिंक को किया खारिज। बहुत लोग अब ईवीएम पे जो है ना क्या लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि ईवीएम को जो है कंट्रोल किया जा सकता है मोबाइल फोन से। आपको बता दें, ईवीएम को रन करने के लिए या इसको ऑपरेट करने के लिए किसी भी प्रोग्राम की जरूरत नहीं होता। जैसे आप कंप्यूटर देख रहे हैं, कंप्यूटर जो है आपका हार्डवेयर है, उसको रन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है ना, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उसके बाद ही ना हमारा कंप्यूटर रन करता है। उसी प्रकार ईवीएम में किसी भी प्रकार का जो है ना सॉफ्टवेयर का या प्रोग्राम का यहाँ पे यूज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा बात, इसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया जाता है, इसको किसी भी टेलीकम्युनिकेशन जो है यहाँ पे चीजों से इसको कनेक्ट नहीं किया जाता। तो ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग ईवीएम को जो बोलते हैं कि हैक कर लेते हैं या उसमें गड़बड़ियां हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आपको इस तरह का शक रहता है तो आप लोग को जब हम बुलाते हैं कि आइए ईवीएम से जुड़े तमाम पहलुओं को आप लोग देखिए, जांच कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बताइए, आप लोग आते नहीं है। अब बेवजह जो है ईवीएम पे आप यहाँ पे बदनाम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है मेंस में फ्रेम कर सकता है या पीटी में फ्रेम कर सकता है कि इसको जो है इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाता है या टेलीकम्युनिकेशन के जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे जोड़ा जाता है, या इसको चलाने के लिए प्रोग्राम जैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए तो फेक फ्री है, इसको जो है यहाँ पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। समझ पा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 याद रखेंगे, कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका संविधान में जिक्र है। पहले जो है एक मेंबर वाला हुआ करता था, अब इसमें 3 मेंबर है। कितना है? 3 मेंबर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? चलिए, इसके बाद आइए लोकसभा अध्यक्ष को लेकर सियासी गतिविधियां। पहले क्या क्यास लगाया जा रहा था कि अभी जो एनडीए जो गवर्नमेंट है उसमें टीडीपी भी शामिल है और जेडीयू भी शामिल है, तो इन्हीं दो नेताओं में से किसी एक को जो है बनाने की कवायद चल रहा था। लेकिन इन्होंने कहा, टीडीपी से जब पूछा गया, जेडीयू से पूछा गया, देखिए सबसे बड़ा एनडीए में सबसे बड़ा दल कौन है? बीजेपी, और उनका हक बनता है कि वो जो है किसको अपॉइंट करे। ठीक है,
फिर कुल मिलाकर जब हमने यहाँ पर बात किया तो लोकसभा को अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखेंगे। उनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति करते हैं। कल यूपीएससी का एग्जाम हुआ था 16 जून को, लोकसभा अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछ दिया, याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को क्या क्वेश्चन पूछा गया कि इनको जो हटाने का जो प्रक्रिया है वो कैसा है, वो जब हटाने के लिए जब विचाराधीन होता है प्रपोजल तो वो क्या उस समय पीठासीन रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस तरह के ऑप्शन देके आदमी को कंफ्यूज किया गया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को लेकर पूछ लिया गया, हो गया ना। अब क्या है, बीपीएससी की एग्जाम होने वाला है, यूपी पीसीएस का होने वाला है, तो अब क्या करता है, ये जो स्टेट पीसीएस है ना वो यूपीएससी को फॉलो करने लगती है, थोड़ा मोड़ा मतलब 20-30% फॉलो करने लगती है। तो लोकसभा से जो क्वेश्चन पूछना वहां पर भी क्या हो गया, ज्यादा संवेदनशील हो गया। तो एग्जाम देने जा रहे हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को पढ़ के जाइएगा अच्छे से, ठीक है। आपको बता दें लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा के क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, और उसी के मेंबर होते हैं। जैसे राज्यसभा का जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन ये जो है लोकसभा के मेंबर होते हैं ना। तो ये सब फैक्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब देखिए ये हाथ में क्या लिए हुए, संविधान लिए हुए। कल यूपीएससी का एग्जाम हुआ, संविधान से क्वेश्चन पूछ दिया। कैसे पूछ दिया कि जब संविधान सभा जब बन रहा था 1946 में आया था ना, कैबिनेट मिशन आया था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, तो उसके अस्थायी जो नॉन परमानेंट जो मेंबर थे, मतलब अध्यक्ष थे, कौन थे, सच्चिदानंद। यही क्वेश्चन कल पूछा, सच्चिदानंद, ठीक है। तो क्वेश्चन का ट्रेंड जो है ना बहुत मतलब अच्छा था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गए होंगे, बार बार रिवीजन करके गए होंगे, तो उनका जीएस पेपर जो है बेहतर गया होगा, ठीक है। तो संविधान के बारे में क्वेश्चन यही पूछ दिया गया कि कौन जो है इसके अध्यक्ष किए गए थे, ठीक है। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, लगभग 64 करोड़ रुपया खर्च हुआ था बनाने में, ठीक है। और तो परमानेंट मेंबर कौन थे, जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद, और सच्चिदानंद कौन थे, नॉन परमानेंट थे, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है संविधान से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर बात किए उम्मीदवार के जरिए उपचुनाव लड़ रहे हैं भाजपा अनाज में। उपचुनाव क्या होता है, बाई इलेक्शन क्या होता है। मान लीजिए सपोज कीजिए हम बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। बिहार में जो है लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो वहां पर क्या हुआ, पार्टी जीता होगा, कोई ना कोई मेंबर जीत गया होगा, लेकिन अब वो मेंबर जो किसी वजह से जो है वहां पर नहीं रहा, या मृत्यु के कारण हो गया, या इस्तीफा के कारण हो गया। जैसे कि अब आप देखोगे क्या नाम है, राहुल गांधी 2 सीट से जीते हुए, राहुल गांधी जो है 2 सीट से जीत गए एमपी इलेक्शन। तो 1 सीट पे तो इस्तीफा देना पड़ेगा, 14 दिन के भीतर देना पड़ेगा ना, तो सीट तो खाली हो गया। अब वहां पे क्या होगा, बाई इलेक्शन होगा। क्या होगा, बाई इलेक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपचुनाव होगा। और इसका सारा खर्च कौन करेगा, राहुल गांधी करेंगे क्या, नहीं, वो करेगा इलेक्शन कमीशन। ये क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है यूपीएससी में। और एक केस हुआ था, तो जिसमें ये बता दिया गया था कि एक उम्मीदवार जो है ना 2 जगह से जो है ज्यादा सीटों पे खड़ा नहीं हो सकते। क्लियर है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। चलिए, यहाँ पे मैंने जो है हाईलाइट करके रखा हुआ है, देखता हूं। ये रहा एडिटोरियल पेज, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ से मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो देखिए मेंस का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको बताते चलते हैं। यहाँ पे हर एक टॉपिक से पूछा जाता है। जीएस जो है ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, उसमें इकोनॉमिक्स जो होता है, ज्योग्राफी हो जाता है, करंट अफेयर हो जाता है, आईआर हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है, पॉलिटी हो गया आपका, गुड गवर्नेंस, इन तमाम टॉपिक से जुड़ा हुआ रहता है। सबसे पहले देख लीजिए, बदलाव से हो रही बदली की तस्वीर, बदलाव से ही बदली की तस्वीर। ये आर्टिकल जो है ना पूरा एमएसएमई के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में बात किया जा रहा है। कुल मिलाकर सबसे पहले देख लीजिए अभी क्या हमारे पास चुनौती है आईटी सेक्टर में, या तो डीप फेक बहुत न्यूज में रहा था ना, डीप फेक। तो एग्जाम मेंस में पूछेगा कि डीप फेक से आप क्या समझते हैं, और ये हमारी प्राइवेसी को किस तरह जो है नुकसान पहुंचाता है, या लोकतंत्र को किस तरह कमजोर करता है। तो आपको बताते हैं डीप फेक क्या होता है। मान लीजिए आपने वीडियो देखा होगा, आपने सोशल मीडिया में वीडियो देखा होगा, रील्स वगैरह देखा होगा, ऑडियो देखा होगा, तो बहुत लोग हैकर लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में एडिटिंग कर देते हैं। इसके माध्यम से मशीन लर्निंग और कंप्यूटर के माध्यम से इसमें एडिटिंग कर जाते हैं और अपना मनचाहा जो इसमें रिजल्ट देखते हैं, ठीक है, मतलब परिवर्तन कर देते हैं। आपने रश्मिका मंदाना का देखा था डीपफेक वीडियो, वो ऐसा लग रही थी कि वही थी खुद, लेकिन एक्चुअल में वो कोई और थी। लेकिन डीपफेक के माध्यम से उसका फेस को इस तरह से रिकॉग्नाइज कर दिया गया था कि लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे थे, या बाइफर्केट नहीं कर पा रहे थे कि वो रश्मिका मंदाना है या कोई अदर। तो ऐसा जो है अमित शाह, फिर आपके अमिताभ बच्चन, इन तमाम जो है ये लोग जो है झेल चुके हैं डीपफेक को लेकर।
जो बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए काफी नुकसान है। साथ ही आपको बता दें एमएसएमई में रॉकेट रोबोट जो है युग, या आप कह लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तमाम सेक्टरों में यूज होता है। ठीक है, ये हो गया। आयुष्मान योजना याद रखिएगा, आयुष्मान योजना जो आपका हेल्थ से जुड़ा हुआ है, और इसमें 5 लाख की जो है आपकी इलाज का यहाँ पे क्या मिलता है, गारंटी मिलता है, ध्यान रखेंगे आप। साथ ही आपको बता दें मेडिकल सेक्टर में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो मेडिकल सेक्टर में अगर बात करें तो यहाँ पे जो निजी जो डॉक्टर होते हैं ना, उनका फी वगैरह बहुत हाई होता है। ठीक है, जो गरीब लोग उसको वहां नहीं कर पाते। डॉक्टरों की कमी है, आप यहाँ रखोगे डॉक्टरों की क्या है, कमी है। दवाई मेडिसिन का यहाँ पे अभाव है, गरीब आदमी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे आर्टिकल है, बोलेगा कि मेडिकल क्षेत्र में क्या क्या चैलेंजेस है, तो आपको यहाँ पे सर्कल बनाना है, यहाँ पे लिखना है चैलेंजेस। ठीक है, और यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा देना है कि डॉक्टरों का कमी है, मेडिसिन का अभाव है, रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट का वर्क होता है उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, और सरकार जीडीपी का बहुत कम खर्च कर रही है, और इन तमाम कंसर्न को आपको बताना होगा। आधारभूत संरचना का अभाव है। फिर आ जाइए, मैंने यहाँ पट्टी करके रखा हुआ है। अभी हमारा क्या है, जनसंख्या क्या है, आधे से अधिक जो जनसंख्या हमारा पॉपुलेशन है वो कृषि पे क्या है, डिपेंड है। और हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था किस नेचर का है, तो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है हमारा। ये 2 फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो आप यहाँ पे भूमिका या इंट्रोडक्शन में आप ये चीज को लिखकर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। साथ ही आपको बता दें ये तो 50% से अधिक आबादी को रोजगार देता है, लेकिन जीडीपी की अगर बात करें तो 15% के आसपास सिमट के रह गए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है एग्रीकल्चर में। ये हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि कृषि क्षेत्र में क्या क्या चैलेंजेस है, तो आधारभूत संरचना का अभाव, गरीब जो है यहाँ पे किसान है, सीमांत किसान है, लोगों के पास जोत का जो आकार है, जो खेत है उसका छोटा छोटा आकार है, लोगों के पास इतना फंड नहीं है कि वो अच्छे बीज और यहाँ पे इक्विपमेंट को यहाँ पे लगा सके, अवेयरनेस नहीं है, उनको बीज सुविधा कम मिलता है। ठीक है, निर्वाह की खेती है। ये तमाम जो है कंसर्न आपके मौजूद हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर देख लीजिए यहाँ पे देश को का सम्मान बढ़ाने के लिए आयात आधारित जो अर्थव्यवस्था है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना। तो अब हम लोग को जो है इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट करें, इस पे अब हम लोग को काम करना होगा। हमारा जो सोच है उसको बदलना होगा। तो ये आर्टिकल बात करता है कि अब हमें जो है एक्सपोर्ट आधारित अर्थव्यवस्था बनाना होगा। जैसे चाइना का आप देखोगे वहां पे जो इंपोर्ट नहीं है बल्कि एक्सपोर्ट आधारित जो है चाइना का क्या है मॉडल है, उसी प्रकार हमको भी इसको अपनाना होगा। साथ ही आपको बता दें हमारा जो रुपया है वो कमजोर हो रहा है, तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए यूरो हो गया, पाउंड हो गया, यूरो, इन तमाम जो नॉन अमेरिकी जो करेंसी है उसके मुकाबला करने के लिए भारत को एमएसएमई में काम करना होगा। एमएसएमई मतलब जो हस्तकरघा है, अपना दस्तकारी जो कला कौशल है उस पर काम करना होगा, तब जाकर हमारा रुपया जो है मजबूत होगा। ठीक है, इसके बाद ये आर्टिकल आ जाइए, खुलती रहा है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो जो पॉइंट नजर आ रहा है, एक तो आपको प्रीलिम फैक्ट के लिए स्टेटमेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उसमें आपको हेल्प करेगा। जैसे आपको बता दें G7 में कुल 7 मेंबर हैं। ठीक है, और बोला है कि भारत जो है इकोनॉमिक पावर, सुपर इकोनॉमिक पावर बन रहा है, इसका आप उदाहरण बता सकते हैं। तो जी हाँ, G7 में भारत को विशेष आमंत्रण पे बुलाया गया है। तो ये ऐसा कैसे हो गया, बाकी तो भी देश है ना, बाकी देशों को क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि भारत को जो है इकोनॉमिक पावर बन रहा है, सुपर इकोनॉमिक पावर बन रहा है। क्यों, क्योंकि वो वर्तमान में अगर आप देखोगे तो 5th लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है भारत का, और इस दशक के अंत में 3rd जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा भारत का। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर बात करें तो वर्तमान में भारत 3rd रैंक पे आता है, 3rd रैंक पे आता है। क्लियर है। इसके बाद बता दें G7 में भारत को जो इनवाइट किया गया था उनके साथ कई और देश भी गए थे, जैसे कि दक्षिण अमेरिका के देश हो गए, अफ्रीका कंट्री के देश हो गए, यहाँ पे इनको इन्वाइट किया गया था। आपको बता दें ग्लोबल साउथ जो है टर्म जो न्यूज में आ रहा है, ये जो है एक डेवलपिंग कंट्री का एक ग्रुप है जिसको भारत जो है लीड करता है। भारत उसके पक्ष में जो आवाजें उठाता है वैश्विक समुदाय के सामने। क्लियर है। G7 में कौन कौन से मेंबर है देख लीजिए, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, इटली, अमेरिका। इस बार जो G7 का समिट हुआ इटली में हुआ है, अगले बार कहाँ होगा, कनाडा में होगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे आप। बोलेगा वर्ल्ड में अभी क्या क्या चैलेंजेस है, वैश्विक क्या क्या चुनौती है भारत के संदर्भ में आप बताएं। तो रशिया यूक्रेन का जो वार हो रहा है, या आप देखोगे इजराइल हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है, या आप देखोगे इन्फ्लेशन जो वैश्विक मंदी जो चल रहा है, इन तमाम कारणों से जो है ना सप्लाई चेन को प्रभावित करता है। तो भारत भी कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होता है। ये चैलेंजेस है, आतंकवाद, ये सब वैश्विक चुनौती है। आपको बता दें IMF ने भारत के बारे में कहा है कि भारत जो है ना इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत जो है ना तेजी से उभरता एक अर्थव्यवस्था है। ठीक है,
साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने दोहराया है अपने संकल्प को कि हम लोग 2047 तक क्या करेंगे, डेवलप कंट्री बनेंगे। ये सब जो फैक्ट है ना, आपको मेंस में, प्रीलिम्स में या कोई भी क्वेश्चन आता है ना, वहां पे कोटेशन करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये सब चीज एडिटोरियल को जरूर पढ़िएगा आप लोग। पेपर को मैं क्या कर देता हूँ, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये लोग जो लोग हमें डिमांड करते हैं कि सर हमें सप्लाई कर दिया जाए या हमें सेंड कर दिया जाए, तो हम लोग उनको सेंड कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे विश्व जीडीपी 60% जो ना हिस्सेदारी हुआ करता था। G7 जो कंट्री है, विश्व जीडीपी का 60% हुआ करता था पहले, लेकिन वर्तमान में 40% तक सिमट के रह गया। स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको बता दें, अब जो है ना, भारत क्या चाह रहा है कि G7 के कंपेयर में या पैरेलली हम एक और ग्रुप बनाए, G20 जो वर्तमान में है, उसको कैसे मजबूत करें, क्योंकि भारत जो ना अफ्रीकन यूनियन को उसमें इंक्लूड करवा दिया है और इसमें भारत का डिप्लोमेटिक जीत है। भारत का बहुत बड़ा प्रयास है कि अफ्रीकन यूनियन को उसमें शामिल करवाया है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वैश्विक जो साउथ ग्लोबल है ना, ग्लोबल साउथ जो टर्म है जो आपको बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसका लीडर है भारत। फिर हम लोग बात करेंगे, तो भारत में लोग जो वेस्टर्न कंट्री है ना, भारत को लोग पॉजिटिव नजर से इसलिए देख रहा है क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा हब है, मार्केट है, ठीक है। अपना प्रोडक्ट जो है ना भारत में बेचना चाह रहे हैं क्योंकि भारत के पास परचेजिंग पावर है, भारत के लोगों के पास परचेजिंग पावर है, ठीक है। लोग अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। टेस्ला आप देख रहे हो ना, एलन मस्क बोल रहा है कि अब हम अपना जो गाड़ी है टेस्ला उसला अब भारत को बेचेंगे अपना, ठीक है, ये हो गया। साथ ही जितने भी यूरोपियन कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है भारत के साथ, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा मार्केट है। साथ ही यहाँ पे चीप लेबर है, मतलब बहुत सस्ते में जो यहाँ पे मजदूर अवेलेबल है। आप कुवैत वगैरह में देखोगे, अग्निकांड जो हुआ था, वहाँ पे जो लेबर जो काम कर रहे हैं, भारतीय लोग तो काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे चीप लेबर उनको मिल जाता है, तो उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे? चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यहाँ पे आ गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल 15 मेंबर होता है, 5 परमानेंट वाले होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर वाले होते हैं। तो भारत यहाँ पे डिमांड कर रहा है कि भारत को परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, लेकिन बहुत लोग जो यहाँ पे वीटो लगा देते हैं। चाइना इसमें अड़ंगा जो लगा देता है, अपना पैर डाल देता है। क्लियर है? फिर हम लोग बात करें तो G7 में जो भारत की जो मौजूदगी है, जो भारत का जो यहाँ पे उभरता या उनका पावर जो भारत का है, उससे चाइना परेशान हो रहा है। क्लियर है? क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि साउथ एशिया में उसका कोई कंपटीटर है, लेकिन भारत है। भारत चीजों से निपटना और चीजों से डील करना बखूबी जानता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ये सब जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किया ना, आप ध्यान में रखिएगा, खुद से एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा समझ में और बेहतर आएगा। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, ये आर्टिकल है, मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये 18वीं लोकसभा चुनाव है ना, कल यूपीएससी का एग्जाम हुआ, पूछ लिया 18वीं लोकसभा से। कैसे पूछा? डायरेक्ट नहीं पूछा। आपने देखा कि जो महिला वय वंदना जो स्कीम है, जो एक्ट है, जिसमें 1/3 जो है रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में देने की बात किया गया है ना, तो वो पता क्वेश्चन कैसे पूछा कि ये जो 1/3 जो रिजर्वेशन है वो क्या 18वीं लोकसभा से लागू हो जाएगा? यही पहला स्टेटमेंट बना के पूछ दिया। और जो लोग पढ़े होंगे तो वो तो सॉल्व कर लिए होंगे, जो लोग का कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूज कर गए होंगे। इसको 18वीं लोकसभा से लागू नहीं किया गया था। तो समझ रहे ना, ऐसे ऐसे चीजों को लिंक करके पढ़ना होगा। क्लियर है? क्योंकि आपको फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं देगा कि आपने पढ़ा, हाँ बताइए अभी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन, ऐसा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन को कैसा लिंक किया, महिला रिजर्वेशन जो बिल था इंपॉर्टेंट था, उसको जो 18वीं लोकसभा से जोड़ा उसको। फिर हम लोग बात करेंगे अभी राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता हैं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बहुत जो है जाने माने नेता है, ठीक है। इनका जो वक्तव्य रहता है, इनका जो थॉट रहता है, काफी इफेक्टफुल रहता है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी, सभी पढ़ रहे हैं। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है कॉम्पिटिटिव वाला, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप रो के पढ़े, हंस के पढ़े, एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, लगभग 90%, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही रहते हैं। क्लियर है? अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो पीवाईक्यू कम से कम पढ़ लीजिए, क्योंकि सरकार के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पूछे जाते हैं पीवाईक्यू, वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे या एक्सप्लेनेशन रहेगा, वो भी एनसीईआरटी का यहाँ पे कोटेशन रहता है। तो आपको जो जैसा अच्छा लगे वैसा पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर बात करेंगे अभी क्या हुआ कि जो 12th क्लास का जो पॉलिटिकल जो साइंस बुक है, उसमें जो है बाबरी मस्जिद जो पहले वहां पे हिंसा के बारे में बात किया जाता था, उसके बारे में पढ़ाया जाता था। तो इन्होंने कहा कि देखिए, अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो लोगों को, विद्यार्थी को हिंसक बनाना नहीं है या अवसादग्रस्त बनाना नहीं है, डिप्रेशन वाले बच्चे नहीं हमें पैदा करने, बल्कि हमें एक जो है जागरूक बच्चे, एक समझदार बच्चे, एक सभ्य समाज का विकसित करना है। इस कारण से जो है हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है।
अब जो बाबरी जो मस्जिद जो ढांचा है उसका नाम रहेगा थर्ड गुंबद वाला, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, उसके बारे में हो गया। हाँ, 3 गुंबद वाली संरचना के नाम से वहां पे जाना जाएगा। और चीजों को अपडेट करना हमारा जो है रूटीन है, ईयरली रूटीन है, उसके बारे में बात किया गया। दिक्कत क्या होगा, तो बहुत लोग जो है ना भगवाकरण के यहाँ पे प्रश्न लगा रहे थे कि आप जो है ना चीजों को भगवाकरण कर रहे हैं, आप उसको हिंदू से जोड़ रहे हैं, फेवर में बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो चीज अप्रासंगिक हो गया है उसको हटाना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो यहाँ पे इन्होंने सजेशन दिया और इनका जो पक्ष जो है बहुत अच्छा लगा कि जो चीज अप्रासंगिक है, हमें विवादित करना या लोगों में हिंसा बढ़ाना, ये चीज नहीं है। एजुकेशन सिस्टम का ये काम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम का काम है कि लोगों को सभ्य कैसे बनाए, लोग सही गलत का फर्क कैसे समझे, लोग चुनौतियों को कैसे सामना करें, वो गुण सिखाना लोगों में, ना कि हिंसा पैदा करना, ना कि उस पर डिप्रेशन जैसे भाव पैदा करना। समझ रहे हैं ना? चलिए, और टाइम टू टाइम अपडेट करना चीजों को बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट नजर आ रहा है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए अभी बजट जो है बात चल रहा है बजट पे, बजट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 112 क्या डील करता है? बजट से। हमारे संविधान में बजट का शब्द नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का जिक्र होता है हमारे संविधान में। बजट बस इसको नॉर्मली इसको कह दिया जाता है। तो बजट में क्या क्या मुद्दे शामिल होते हैं देख लीजिए। यहाँ पे बात चलता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पर बात चलता है हमारे बजट में। क्या क्या मत होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात चलता है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नीति होता है उसके बारे में बात चलता है। फिर है सोशल सेक्टर पे बात चलता है यहाँ पे। फिर ग्रीन फंड के बारे में बात चलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद ग्रामीण सेक्टर पे बात चलता है कि कैसे इसको बूस्ट किया जाए। फिर खाद्य पदार्थों पे यहाँ पे जो तमाम स्कीम है उस पे जो है बातें की जाती है। ये सब फैक्ट जो है याद रखेंगे हमारे बजट में इंक्लूड होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बजट में कौन कौन से मुद्दे शामिल होते हैं, तो आपको ओवरव्यू देख के आप फ्लो चार्ट बना के इस तरह का डायग्राम बना के अपने आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, आपको बता दें ये भी क्वेश्चन पूछा कल बजट के बारे में। कल यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछ दिया बजट में। पहला स्टेप में पता क्या बना के दिया? पूछा कि जो बजट जो पेश करते हैं वित्त मंत्री, वो प्रधानमंत्री की फेवर में, मतलब प्रधानमंत्री के आदेश के आलोक में ये करते हैं क्या? बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति के पक्ष में जो है बिहाफ में जो है वित्त मंत्री जो है लोकसभा और राज्यसभा में क्या करते हैं? अपने बजट को रखवाते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति होगा, क्योंकि भारत में जितना भी काम हो रहा है ना वो राष्ट्रपति के नाम से ही हो रहा है, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होता है। मानते हैं कि जो रियल पावर है वो प्रधानमंत्री को दिया गया है, लेकिन जो नॉमिनल हेड है ना वो हमारे राष्ट्रपति हैं। सारे काम जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, जितने भी यहाँ पे समझौते होते हैं, जितने भी यहाँ पे ट्रेड वगैरह होते हैं, सब भारत जो है ना सब राष्ट्रपति जी के नाम से होता है। ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन कल पूछ दिया, जो लोग पढ़े होंगे अच्छे से वो लोग अच्छे से सॉल्व किए होंगे उसको। फिर यहाँ पे आ जाइए, देखिए अब हमें क्या देखना है? रिजर्व बैंक को मिला है सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंध वाला जो है पुरस्कार। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आरबीआई को मिला है। आरबीआई जो है ना किस तरह जो है अपने जो एसेट है एनपी है उससे कैसे डील करता है, कितना जोखिमों से डील करता है, उसके बारे में जो है यहाँ पे अच्छे काम करने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते जो तनाव देखने को मिला था, पॉलिटिकल जो यहाँ पे जो मुद्दे पे था, कौन सा मुद्दा? उग्रवाद को लेकर, आतंकवादी को लेकर, खालिस्तानी को लेकर जो मुद्दे चल रहा था, बीच में बहुत टेंशन देखने को मिला था आपका। तो अब जो है कनाडा के जो प्रधानमंत्री से पूछा गया कि अभी कैसा रिलेशन है भारत के साथ, तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग का जो रिश्ता है वो सुधार की राह पे चल चुका है, और अगला बार जो G7 होगा ना वो आपका कनाडा में ही होगा। और कनाडा में हो रहा है तो आप भारत को इग्नोर कर दीजिएगा, नहीं ना कर पाइएगा, क्योंकि भारत जो है इकोनॉमिक पावर बन रहा है, सुपर इकोनॉमिक पावर बन रहा है, उस बनने की राह पे आगे निकल चुका है। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। तो रेड फ्लैग युद्धाभ्यास याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेड फ्लैग युद्ध अभ्यास। ठीक है, यहाँ पे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, नीदरलैंड, ये तमाम कंट्री जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। अब भारत की तरफ से राफेल जाएगा और अमेरिका का F-16 और F-15 जो यहाँ पे लड़ाकू जो विमान है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो रेड फ्लैग वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको बता दें ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ये, और वर्तमान में जो है हमारा मुद्रास्फीति जो है, इन्फ्लेशन है, वो लगभग 7.2% के माफ कीजिएगा इन्फ्लेशन जो है ना, तो हमारा जो वृद्धि रेट है इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का,
वो 7.2 के आसपास रहने का उम्मीद है। ध्यान रखिएगा, आंकड़े पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए, भारत संघ भूमि संपर्क स्थापित करने का प्रस्ताव। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना लग रहा है, क्योंकि भारत और श्रीलंका के जो रिश्ते हैं, जो तनाव देखे गए थे, उस पर जो सुधार देखा जा रहा है और भूमि संपर्क की बातें की जा रही है। यहाँ पे जो पावर है, जो इलेक्ट्रिक पावर है, जो श्रीलंका में जनरेट हो रहा है, अगर मान लीजिए श्रीलंका के पास अधिशेष है, कुछ पावर बच जा रहा है, तो वो भारत को बेचेगा। तो इस तरह के जो है एग्रीमेंट भारत और श्रीलंका के बीच में हो रहे हैं। और हमारे जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है डॉक्टर एस जयशंकर, वो जो है श्रीलंका जाने की बात हो रही है, और वो इस साल जो थर्ड टेन्योर है में जो है वो पहली बार फिर जाएंगे श्रीलंका में। पहली बार मतलब इलेक्शन जीतने के बाद वो जाएंगे श्रीलंका दौरे पे। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? इसके बाद हम लोग बात करेंगे रूसी सेना को लेकर। तो यहाँ पे रशिया ने जो है ना एक क्षेत्र पे आक्रमण किया है, रोस्तोव क्षेत्र पे। ये आपका यूक्रेन में पड़ता है, याद रखेंगे आप। रफा जो क्षेत्र जो चर्चा में रह रहा है, वो कहां पे है? वो भी फिलिस्तीन में है, फिलिस्तीन। ये जो शब्द जो न्यूज में रह रहा है, आप उसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ईवीएम को लेकर आपको बात किए थे ना, ईवीएम को लेकर एलन मस्क ने जो टिप्पणी किया है, तो कुल मिलाकर ईवीएम जो है ना कोई प्रोग्राम से नहीं चलता है, कोई उसमें इंटरनेट वगैरह नहीं यूज होता है, ध्यान रखेंगे आप। तो ईवीएम को क्वेश्चन बनाने की संभावना मुझे लग रहा है। इनका नाम याद रखिएगा, लवनीना। ओलंपिक जो 2020 का हुआ था 2021 में जापान में, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, ये वाला फैक्ट। दूसरा देख लीजिए, आर्चरी, क्या नाम है इनका? भजन कौर। किस खेल से जुड़े हुए? तो आर्चरी से जुड़े हुए हैं, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद मुझे एक और शब्द है, सुपर 8। बोलेगा सुपर 8 जो है चर्चा में रहा था, न्यूज में रहा था। ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अभी पता ना T20 जो हो रहा है आपका अमेरिका में हो रहा है, कुल 20 टीम में पार्टिसिपेट कर रहा है। देखते हैं इस बार कौन जीतता है। क्लियर है? तो ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो बहुत लोग तो कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका कमेंट पढ़ के, ठीक है, देख के। और जब मुझे समय मिलता है तो उनका रिप्लाई भी मैं कर देता हूं। तो आप लोग निश्चिंत रहें, अगर रिप्लाई नहीं हो रहा है तो जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।